जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, आज हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं हम अपने मैथ्स के लिए। ईवीएस के भी 10 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके अलावा मैं ईवीएस स्टार्ट कर चुका हूँ। रीट, एचटेट, एचपी टेट, उत्तराखंड टेट, झारखंड टेट, यूपी टेट, आप किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ईवीएस के मैं 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा चुका हूँ। सीटेट की जो एनसीईआरटी की समरी है वो मैं करा चुका हूँ। उसके अलावा एक वीडियो और मैंने दिया है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चंस आप लोगों के बनते रहते हैं। उस टॉपिक पर भी मैंने एक वीडियो आप लोगों को दे दिया है। उस चारों वीडियो को देखिए, एनसीईआरटी की समरी 3rd 4th 5th, एंड एक और वीडियो जो है। इसके बाद ईवीएस की लगातार प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 मिलेंगे और ईवीएस में 30 आउट ऑफ 30 आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि मैथ्स में आप लोग इस सीरीज को फॉलो करते चलिए और कुछ भी आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें तो सीटेट के नोट्स लेने के लिए आप लोग 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स को भी ले सकते हैं। यहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। सभी नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे 20 प्रैक्टिस सेट पूरे 150 मार्क्स के, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के अलग से मिलेंगे, और एनसीईआरटी की समरी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गणित भाषा का या के मुख्य गुण है या है? एक है तो एक बताना है, दोनों है तो दोनों बता देने हैं। यानी कि गणित के गुण क्या क्या हैं? तो द मेन फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज या आर। फर्स्ट, एक्यूरेसी, शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी, सत्यता होनी चाहिए। सी ऑप्शन, बोथ, दोनों होने चाहिए। डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गणित की भाषा जो है, वेट कीजिए बस थोड़ा सा आप लोग। अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैसे अभी ठीक रहेगी। तो इसके जो गणित भाषा के मुख्य गुण है, शुद्धता भी है और आपकी एक्यूरेसी भी है, तो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी दोनों किस में है? ऑप्शन सी में है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आ जाते हैं। अभी विजिबिलिटी आई थिंक अच्छी होगी, अब शायद दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 तक हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? फर्स्ट ऑप्शन, तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई का विकसित करना, और फिर उसके बाद प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। ऑप्शन बी, तुलना करना, इसके बाद अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, थर्ड प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, उसके बाद आएगा प्रमाणिक इकाई विकसित करना। सी ऑप्शन में है प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, उसके बाद प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर तुलना करना। डी ऑप्शन, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, फिर तुलना करना। ये क्वेश्चन देखिए 2015 में आया हुआ है सीटेट में क्वेश्चन। तो एक चीज याद रखिएगा, एक चीज हम लोग याद रखेंगे, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापने का जब हम विषय पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तुलना करते हैं। जब तुलना करते हैं तो ये बाकी के दोनों ऑप्शन हमारे कट जाते हैं, ये दोनों ऑप्शन हमारे
कट जाते हैं। तुलना करने के बाद में जो अप्रमाणिक इकाइयां हैं उनका प्रयोग करते हैं, उनके बाद में हम प्रमाणिक इकाइयों का उपयोग करते हैं। तो तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, ये यहां रॉन्ग हो गया। प्रमाणिक इकाई कब विकसित की जाएगी? प्रमाणिक इकाई विकसित करने से पहले हम प्रमाणिक इकाई का उपयोग करेंगे, प्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाए। तो एक ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर बी। पहले तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद में आपकी अप्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे, अप्रमाणिक के बाद में प्रमाणिक मापों का उपयोग होगा। याद रखिएगा, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। अप्रमाणिक मापों का उपयोग के बाद होगा प्रमाणिक मापों का उपयोग, इसके बाद में प्रमाणिक इकाई जो है उनको हम लोग विकसित करेंगे। तो यह सही क्रम होगा आपका लंबाई को मापना बच्चों को प्राइमरी लेवल पर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। याद क्या रखना है? अप्रमाणिक इकाइयों का उपयोग पहले होगा, प्रमाणिक इकाइयों का उपयोग बाद में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 4782, 4782 और 32170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है? तो एक चीज याद रखिएगा, अंकित मूल्य को बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मैं बता चुका हूं। फेस वैल्यू, जब भी प्लेस वैल्यू को मैं क्वेश्चन कराता था, हर बार मैं आपको ये बता रहा था कि फेस वैल्यू वही होती है उस नंबर की जिस नंबर की पूछी जाती है। अगर इसमें 7 की फेस वैल्यू पूछ रहा है तो 7 होगी, 4 की पूछता तो 4 होती, 8 की पूछता तो 8 होती, 2 की पूछता तो 2 होती। इसमें 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, 1 की 1 होगी, 7 की 7 होगी, 0 की 0 होगी। ये होती हैं फेस वैल्यू। ये क्या होती हैं? फेस वैल्यू होती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्वेश्चन हमसे यहाँ क्या पूछा गया है कि 4782 में और 32,170 में 7 की फेस वैल्यू या अंकित मूल्यों के बीच का अंतर। तो देखिए, इसमें 7 की फेस वैल्यू 7 होगी और इसमें भी 7 की फेस वैल्यू 7 होगी। ठीक है, क्योंकि फेस वैल्यू वही होती है जो वो नंबर होता है। तो इन दोनों को जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। 0 राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल्दबाजी में आप ये मत कर देना कि इसकी प्लेस वैल्यू निकाल दो 700, इसकी निकाल दो आप 70, तो 630 ऑप्शन मत कर देना। और 630 ऑप्शन गिवन भी है, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सॉल्व करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ हमसे पूछा है 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसकी सेकंड की संख्या के बराबर होगी? 20 दिन, तो देखिए भाई, एक दिन में 24 घंटे, ठीक है, और एक घंटे में 60 मिनट, और हमसे पूछा है 20 दिनों का। तो ये हो गए 20 दिन में आपके घंटे, ये हो गए 20 दिन में घंटे। अब किसकी सेकंड की संख्या के बराबर? घंटे में सेकंड की संख्या पूछी है, तो हमें नहीं पता, हमने मान लिया x घंटे। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, ये आ गई आपकी सेकंड, ये इक्वल आ जाएगा। इसको कर देते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए इस 60 से ये 60 हमने काट दिया, इस 20 से ये वाला 60 हमने काट दिया 3 बार, इस 3 से हमने ये वाला 24 8 टाइम काट दिया, तो इधर बचता है 8 बन जाए 8, उधर बचता है x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 8 घंटे आ गई। क्या आ गई? 8 घंटे। यानी 8 घंटों में जो सेकंड्स की संख्या होगी वो 20 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अक्षर वी एक्स एम एन टी में कितने न्यूनतम और अधिकतम सममित रेखाएं, सिमेट्री लाइन कितनी है? भाई वैसे मैं करा चुका हूं आपको, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, यही लेटर थे उसमें। देखिए, ये वी है, ये आपका एक्स है, ये आपका एम है, ये आपका एन है, इनमें सिमेट्री लाइन बना के दिखाता हूँ, और ये आपका यहाँ पर टी है, ये आपका यहाँ पर टी है, इनमें सिमेट्री की लाइन बनाते हैं भाई। तो वी में एक ही सिमेट्री की लाइन बनेगी, ये एक्स में 2 सिमेट्री की लाइन बनेंगी, तो वी में एक्स एक हो गई, एक्स में 2 सिमेट्री की लाइन हो गई, एम में सिमेट्री की लाइन बनेगी वर्टिकली एक, एन में कोई भी सिमेट्री की लाइन नहीं बनेगी, टी में वर्टिकली एक सिमेट्री लाइन बन जाएगी। ठीक है, वर्टिकली बनती है, टी में एक। तो सिमेट्री की लाइन हमसे जो पूछी है क्रमशः बतानी है हमें, सबसे कम एंड सबसे ज्यादा। तो सबसे कम को किस में है भाई? सबसे कम है एन में,
सबसे कम n में है और सबसे ज्यादा x में है, तो n एंड x सीरियल से आएंगे। n एंड x, n एंड x ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, n एंड x करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गणित में नैदानिक परीक्षा प्राथमिक उद्देश्य क्या है। गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ये पूछा गया है कि नैदानिक नैदानिक उद्देश्य क्या है। फिजिबिलिटी आज मुझे डाउट है। गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य, फर्स्ट ऑप्शन माता पिता को बच्चे के लिए घर पर ट्यूशन रखने के लिए बल देना। बी ऑप्शन बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनाना। सी ऑप्शन गणित में बच्चे की सीखने की रह गई कमियों को दूर करना या समझना। डी ऑप्शन बच्चे को कक्षा के विभिन्न खंडों में सेक्शन में बांटना। नैदानिक डायग्नोस्टिक की बात की गई है, तो इसका जो एम है, जिसका जो उद्देश्य है, वो है बच्चे की गणित में जो कमियां रह गई हैं उनको पता लगाकर उनका निदान करना, जो कमियां रह गई हैं उनको समझना, उनका समझना। इसके बाद आ जाता है निदान के बाद उपचारात्मक आ जाती है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें आप लोगों का जो उसमें जो कमियां रह जाती हैं उन कमियों को दूर किया जाता है। नैदानिक में हम पता लगाते हैं कि क्या कमियां रह गई हैं, उनका पता लगाया जाता है। इसके बाद में उपचारात्मक में उनका उपचार किया जाता है, ठीक है, उन कमियों को दूर किया जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बहुत करा चुका हूँ। हर एक वीडियो में एक आध क्वेश्चन मैंने शामिल लिया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो भाई 1 2 3 4 जीरो आ गए। कभी भी ऐसे पूछे, एक अंक कम करके छोटी संख्या हमारी बन जाएगी। और 5 अंकों की सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी होगी 1 2 3 4। इनका योगफल पूछा है, योगफल हो जाएगा 9 9 9 9 1। तो 1 4 टाइम 9, 1 4 टाइम 9 यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 1 4 टाइम 9 यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। कक्षा के 21 बच्चों का भार किलोग्राम में है। आपको क्या बताना है, 45 से 50 के गिरा के बीच में बताना है कितने स्टूडेंट हैं। याद रखिएगा बीच में पूछा है, अगर से लेकर पूछता तो वहां 45 भी काउंट होता, 50 भी काउंट होता, लेकिन यहाँ पूछा गया है 45 से 50 के गिरा के बीच में, तो 45 से ज्यादा 50 से कम वाले हमें काउंट करने हैं। पहले एक हो गया, ये नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, नहीं, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा। तो कितने निकलते हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 निकले। तो 11 ऐसे स्टूडेंट हैं, 11 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वेट 40 किलोग्राम से ज़्यादा है और 50 किलोग्राम से कम है, ठीक है भाई। काउंट कर लेना एक बार, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, काउंट करना था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक बार फिर भी आप काउंट करके देख लेना, ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें गिवन है हमें कि 4 5 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज और 5 6 और 10 के सबसे सार्वगुणज में अंतर है। सबसे सार्वगुणज में अंतर है, चलिए ठीक है। तो देखिए, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4 5 6 एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 6 10। तो 4 5 6 का पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए, किस किस का, 4 का, 5 का, 6 का। दूसरे में निकालना है हमें 5 का, 6 का और 10 का, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। इसका निकालेंगे सबसे पहले, इसका निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 से ले लीजिए, 2 से 2 टाइम 5 3, अगेन 2 से 1 5 3, अब 3 से चला जाएगा, 3 से 1 5 1, अब 5 से दिया 1 1 1 हो गया, ठीक है। तो यह 5 या 15 2 या 32 या 60, इनका क्या निकला, 60 निकला। अब इस वाले का निकालेंगे हम लोग, 5 6 10 का निकालते हैं, 5 6 10, इसका निकलेगा 2 से दिया 5 टाइम 3 टाइम 5 टाइम, 3 से दिया
515, 5 से दिया 111, इनका निकला 30, इनका निकला 30, इसका है 60, उसका निकला 30, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 30। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा 30। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये दोनों का डिफरेंस जो है ये हो जाएगा 30। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किस पर आ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लैंग्वेज टिपिकल है, फंसाने वाला क्वेश्चन है, बट हम देखिए कितने आसान तरीके से इसको करेंगे। यहां बोला हमसे कि सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। सभागार में लड़कियां कितनी है भाई? 2/7 लड़कियां हैं। तो लड़के कैसे निकलेंगे? लड़के निकलेंगे 1 माइनस 2/7। 1 माइनस 2/7 किया तो लड़कों की संख्या जो निकल कर आएगी आपकी, ये निकल कर आई 5/7। कितना निकल कर आया? 5/7। यहां पर क्या मिल गया आपको? बॉयज मिल गए। लड़के कितने, बॉयज कितने मिल गए आपको? बॉयज मिल गए 5/7। अब 5/7 बॉयज हैं, 2/7 गर्ल्स हैं। तो यहां पूछा गया है, यहां आपसे कहा गया कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या के 111 अधिक है। यानी कि जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है क्या? 5/7 माइनस 2/7, ये डिफरेंस जो है ये डिफरेंस इक्वल है कितने के? 111 के। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या निकलेगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 3/7। 3/7 इन संख्या का जो बराबर है वो किसके है? 111 के है। तो 3/7 को जब मैं बराबर करता हूं, 3/7 को अगले पेन से कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट रेड पेन से। 3/7 जो है भाई, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा, ठीक है, बताता चलूंगा। और मैं जो 3/7 है ये इक्वल है 111 के। 111 के इक्वल है। तो टोटल मान लिया हमने एक्स स्टूडेंट है, टोटल मान लिया हमने एक्स स्टूडेंट है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3x इक्वल आपका हो जाएगा यहाँ पर 777, और x से डिवाइड दिया 3 में तो 3 2 जा 6, 1 आ गया, 3 5 जा 15, 2 आया, 3 9 जा 27। तो टोटल स्टूडेंट्स जो निकल के आए वो निकल के आए 259। कितने निकले? 259। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने फिर लैंग्वेज टिपिकल कर दी, फिर थोड़ा सा फंसा दिया कि जो टोटल स्टूडेंट निकाल ली इसमें क्या है। अब बॉयज पूछे हैं, टोटल बॉयज कितने? तो बॉयज हमने यहाँ से कितने निकाले थे? 5/7 निकाले थे। कितने निकाले थे? 5/7 हमने यहाँ से बॉयज निकाले थे। तो हम लोग यहाँ बॉयज फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? 259 का हम लोग निकाल लेंगे 5/7। 5/7 हम 259 का निकालेंगे। 259 का 5/7 जब हमने निकाला तो इसको जब काटने चलेंगे इसको, तो 7 से 7 3 जा 21, 4 आएगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब आ गया 37 टाइम कटेगा, 37 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 3 आ गया, 5 से 15 3 18, 185, 185। तो 185 ऑप्शन है? यस, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हमारे पास है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। यहां जल्दबाजी में 269 तक निकालकर ऑप्शन नंबर सी को टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से सॉल्व करना। अब मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, अगर जिन लोगों की समझ में नहीं आया तो वो लोग एक बार फिर समझ लूं। यहां गिवन था हमें कि 2/7 क्या है? लड़कियां हैं। जब भाई गर्ल्स की संख्या 2/7 है तो बॉयज कैसे निकालेंगे? एक से घटा दिए, 5/7 बॉयज आ गए। ये क्या हो गए? हमारे बॉयज हो गए। जब बॉयज की संख्या 5/7 है, गर्ल्स की संख्या 2/7 है, तो इनका डिफरेंस कितना आया? इनका डिफरेंस 3/7 आया, 3/7 आया। और ये 3/7 जो है इन्होंने कह दिया कि दोनों का डिफरेंस 111 है। यानी कि दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल हो गया? 111 के इक्वल हो गया। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई कि टोटल जो स्टूडेंट है स्कूल में ये है 259। जल्दबाजी में 259 तक सॉल्व करके मत छोड़ देना। अब यहां इन्होंने पूछा कि इसमें बॉयज की संख्या कितनी है, तो 259 स्टूडेंट थे, और यहाँ पर बॉयज हमें पता है 5/7 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि बॉयज की संख्या जो है 5/7 है। तो 259 का 5/7 हमने निकाल लिया, तो 37 टाइम रिड्यूस हुआ, टोटल मिला 185। तो 185 इसमें बॉयज हैं, ये हमने फाइंड यहाँ पर कर लिया। गर्ल्स आप निकाल सकते थे, गर्ल्स कितनी है? आपका आंसर मिल गया। थोड़ा सा लेंथी था बट अच्छा था, क्वेश्चन ट्रिकी था। आप समझ गए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाते आप लोग। चलिए क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। 11 शुरू करने से पहले अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहें,
इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट आप लोग ले सकते हैं। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ईवीएस मैथ्स के प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी की समरी अलग से प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 11 की तरफ आते हैं। एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0 है। 100वें स्थान पर 0, इकाई दहाई सैकड़ा 0 इसमें है, इकाई दहाई सैकड़ा इसमें भी 0 है, इकाई दहाई सैकड़ा इसमें भी 0, इसमें 0 नहीं है। एक ऑप्शन पहली लाइन से एलिमिनेट हो गया। चलिए, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 2 गुना है, यानी दहाई के स्थान पर जो अंक है इकाई के स्थान पर से 2 गुना है। तो दहाई के स्थान पर भाई 6 है, द्वितीय 6 दुगुना नहीं है, 2 दूनी 4 दुगुना है, और 4 दूनी 2 आधा है, ये ऑप्शन कट गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, बाकी का और पढ़ लेते हैं। जबकि 1000वें स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 3 गुना है, यानी कि देखिए इकाई ये है, 1000वां है, ये इससे 3 गुना है, बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन अभी तक यही ठीक आ रहा है। यदि इकाई के स्थान पर अंक 2 है, इकाई के स्थान पर अंक 2 है, तो संख्या क्या है? तो सभी किसमें फिट होते हैं? 3 ऑप्शन हम ऑलरेडी काट चुके हैं, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन गया। जैसे जैसे एग्जामिनर ने बोला एक एक लाइन हमने पढ़ी और ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट करने का नंबर लगा दिया। एलिमिनेट करते करते फाइनल हम एक ऑप्शन पर पहुंचे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 5 3 6 6 1 4 5 3 3 2, ये उसे परिणाम प्राप्त हुए। ठीक है, तो हमसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई। तो सबसे ज्यादा कौन सी मिली? 5 मिला उसे 1 बार 2 बार, 3 मिला 1 बार 2 बार 3 बार, 5 मिला 2 बार, 3 मिला 3 बार, 2 मिला उसे 1 बार, 6 मिला उसे 2 बार, 1 मिला 1 बार, 4 मिला 1 बार। तो सबसे ज्यादा उसे 3 मिल रहा है 3 बार। सबसे ज्यादा 3 मिला हो उसे 3 बार, 3 बार सबसे ज्यादा 3 मिला, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं? एनसीएफ 2005 के अनुसार सबसे कम प्रासंगिक यहाँ पर कौन सा है? सूत्रों को याद करना, पैटर्न प्रतिमान का उपयोग करना, दृश्यीकरण और संबंध स्थापित करना। तो याद रखिएगा, कभी बताया मैंने, हर बार बताया है, कोई भी याद करने वाली चीज आ जाए, चाहे वो सूत्र याद करना हो, परिभाषा याद करना हो, वोकैबुलरी लर्न करनी हो, शब्दावली याद करनी हो, कंठस्थ करना हो, रटना हो, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड हैं। नेगेटिव टैग वर्ड आते ही अगर पोर्शन पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग वर्ड को हम लोग काट देंगे। लेकिन यहाँ पर हमसे नेगेटिव ही पूछा है, लेकिन सबसे कम प्रासंगिक यानी नेगेटिव ऑप्शन पूछा है, तो नेगेटिव पूछा तो यही नेगेटिव हो जाएगा, सूत्रों को याद करना। तो राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बनेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, गणितीय समस्याएं जो कि खुले सिरे वाली होती हैं विकसित करती हैं अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन और प्रक्रियात्मक चिंतन। इन दोनों को मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, नहीं सभी के बारे में इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या होता है ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट मैं एक बार और यहाँ रिपीट कर देता हूं। और ये क्वेश्चन आपके सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, अपसारी चिंतन से शुरुआत करते हैं और अभिसारी चिंतन, चलिए दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं जिससे आप लोग इजीली समझ पाए। यहां पर अपसारी और अभिसारी की बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल सेट करता हूं मैं, उससे शायद आप बेटर समझ पाएंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि भाई मुझे आप लोग ऐसी, चलिए क्वेश्चन ये है मेरा, 5 + 4 कितने होते हैं? पहला क्वेश्चन 5 + 4, सभी का रिप्लाई क्या आएगा? सभी का रिप्लाई 9 आएगा। सभी का रिप्लाई क्या आएगा? 9 आएगा। सभी का रिप्लाई 5 + 4 9 होते हैं। अब यही क्वेश्चन घुमा दिया मैंने, अब आपसे पूछा कि भाई ऐसी मुझे कोई भी 2 नंबर बताइए जिनका सम 9 होता हो। तो एक बच्चा बोलेगा सर 1 + 8 बोल सकता है, दूसरा बोल सकता है सर 2 + 7, तीसरा बोल सकता है 3 + 6, एक बोल सकता है सर 4 + 5। ये बच्चे बोल सकते हैं। तो आपने क्या नोटिस किया यहां पर, ये क्वेश्चन मान लीजिए 20 बच्चों से पूछा गया तो 20 के आंसर सेम आया, और ये क्वेश्चन भी 20 बच्चों से पूछा गया तो इसमें आंसर अलग अलग आए। तो जिसमें एक ही आंसर फिक्स हो
वो अभिसारी चिंतन कहलाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। और जिसमें अलग अलग आंसर आने की संभावना है, ये आपका ऐसा क्रिएटिव थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा, ये आंसर जो बनेगा खुले सिरे वाली, और इसको क्या बोलते हैं, खुले सिरे वाली भी बोलते हैं, अभिसारी को बंद सिरे वाली बोलते हैं। अभिसारी को किसको बोलते हैं, बंद सिरे वाली। तो इसके दोनों आंसर होंगे, क्रिएटिव थिंकिंग भी इसको बोलते हैं, सृजनात्मक चिंतन, और अपसारी चिंतन भी इसको कहते हैं, खुले सिरे वाले भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसके आंसर भी कई मिल सकते हैं, हम एक से ज्यादा आंसर मिल सकते हैं। एक और एग्जांपल सेट करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे वर्ल्ड कप का मैंने लिया था कि वर्ल्ड कप किसने जीता, ये मैंने क्वेश्चन किया, तो सभी का आएगा सर इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। तो ये आ गया हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर, अभिसारी चिंतन के अंदर। लेकिन अब ये पूछूं मैं आप लोगों से कि सर भाई आप मुझे एक बात बताइए कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, उसके क्या कारण थे। तो कोई क्या कहेगा सर हार्दिक पांड्या ने 16 या 17 ओवर में जो विकेट निकाला था उसकी वजह से मैच जीते। कोई कहेगा सर सूर्य कुमार यादव का जो कैच था बाउंड्री पर, वो कैच लेने के बाद मैच जीते। कोई कहेगा सर बुमराह ने लास्ट के 2 ओवर बहुत ही खतरनाक निकाले थे इसलिए मैच जीते। कोई कहेगा सर अर्शदीप देव ने भी आज लास्ट में अच्छी गेंदबाजी की। कोई कहेगा हार्दिक पांड्या लास्ट का ओवर अच्छा कर गया तब जीते। तो देखिए कई तरीके के रिप्लाई उसमें मिल सकते हैं। तो ये आ जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंतन के अंदर, और अपसारी चिंतन को ही सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। तो आंसर इसके दोनों बनेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को ही हम लोग खुले सिरे वाले प्रश्न कहते हैं। और अभिसारी चिंतन मैंने पूछा कि 5 + 9 बराबर क्या होता है, तो ये अभिसारी चिंतन हो गया। और इनको बंद सिरे वाले प्रश्न भी कहते हैं, बंद सिरे वाले प्रश्न भी इनको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है -5/7, -5/7 में से क्या घटाया जाए। तो भाई मान लीजिए x घटाया जाए, मान लिया मैंने x घटाया जाए तो आपको -1 मिलेगा, -1 मिलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए इधर -x रह गया, ये बन गया -1, और ये जब ट्रांसपोज हुआ तो माइनस की वैल्यू इधर जाके बन गई प्लस की। ये किसकी बन गई, प्लस की वैल्यू बन गई। किसकी वैल्यू बन गई, ये वैल्यू आपकी बन चुकी है प्लस की। ये किसकी वैल्यू बन चुकी है, प्लस की वैल्यू यहाँ पर बन चुकी है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, पेन चेंज किया हमने। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर बचा -x, यहाँ बचा -x इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे 7 1 या 7, तो -7 आया। क्या है, -7 आ गया। -7 से +5 घटाए तो क्या बचा, -2, -2/7 आया। क्या आया, -2/7 आया। तो जब दोनों वैल्यू माइनस की है तो इस माइनस से माइनस कट गया, तो x इक्वल आपको मिला 2/7। x इक्वल क्या मिला, 2/7 आपको मिला। यानी कि इस -5/7 से आप प्लस के 2/7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको -1 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। चाहो तो आप रीचेक कर सकते हैं। -5/7 इससे घटाना है -2/7, इसके घटाना है -2/7, क्या घटा, सॉरी प्लस के 2/7 घटाना है, प्लस के 2/7 घटाना है तो आपको ये मिलेगा। नहीं, हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, हमने कहीं गड़बड़ की है। ये आ गया आपका 7 1 या 7, 7 से 5 गए 2/7। अच्छा घटाना है भाई, सॉरी घटाना ही था हमें, तो ये घटाना है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ बन गया माइनस के 2/7 घटाना था, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट के घटाना है 2/7, ठीक है। तो ये आ गया -7/7 इक्वल -1, -1 यही पूछा था। तो वेरीफाई भी मैंने आपको करके बता दिया, वेरीफाई भी हमने कर दिया यहाँ पर। यानी कि ऑप्शन सी जो है यही हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए रहने वाला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, संतरण परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, यानी कि आपके जो ईयरली एग्जाम होते हैं उनके लिए प्रश्न पत्र तैयार कर योजना बनाना। ऑप्शन बी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ऑप्शन सी, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना। और ऑप्शन डी, प्रगति पत्र को भरना। जून 2011 में आया वो क्वेश्चन, लैंग्वेज अलग है, अभी करा कराया था। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना या बच्चों की कमियां जो रह गई हैं उनका पता लगाना, बात इसके अंदर एक ही है, ठीक है। लैंग्वेज का हेरफेर है, आंसर सेम ही है। क्वेश्चन 17, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान से पढ़ेगा, सही नहीं पूछा गया, जो सही नहीं है। गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, ठीक है भाई, ये बताना है।
सेकंड, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। ऑप्शन थर्ड, गणित में अमूर्तीकरण और मानदर्शन दृष्टिगत सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी, गणित वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहां पर पूछा है सम्मिलित नहीं है, तो गणित की पढ़ाई जो है सिर्फ ये संख्याओं तक सीमित है, ये ऑप्शन सही नहीं है भाई। बाकी के तीनों ऑप्शन आप देखेंगे, तीनों ऑप्शन सही हैं। गणित की पढ़ाई जो है सिर्फ संख्याओं तक सीमित नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो बनेगा ये ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा गया था, नेगेटिव आंसर पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। 5 दर्जन का मतलब हो गया भाई 5 इंटू 12, 5 इंटू 12 यानी कि सोनू के पास भाई 60 टॉफियां हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, तो 60 का 1/3, 60 का 1/3 निकला इक्वल 20 निकली भाई। 20 दे दी उसने अमिता को, 20 दी, ठीक है भाई, अमिता को 20 दे दी। 2/5, 60 का 2/5 कर लो, 60 का 2/5 करेंगे, 5 से काटा 12 बार 24 आ गया। 24 दे दी भाई उसने अनिल को, और 1/12 भाग हमीदा को दिया, 1/12, तो 60 का 1/12 करेंगे, 60 का 1/12 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 दे दी भाई उसने हमीदा को, 5 दे दी। सोनू के पास कितनी टॉफियां बची, तो उसने कितनी बांटी, पहले दी 20, दूसरे को दी 25, तीसरे को दी 5, टोटल किया, टोटल होती है आपकी 50, टोटल थी 60, बांट दी 50, कितनी टॉफियां बची भाई, कहीं गड़बड़ करके आए क्या हम, 12/60 टॉफियां हो गई, 1/3 भाग अमिता को, तो 60 का 1/3 निकाला, 20 टॉफियां निकली, ठीक है भाई। 2/5, 2/5 होता है इसका, 5 से काटा 12 बार 2 24 आ गया, ठीक है। 60 का 1/12 5 आ गया, ठीक है। तो 20, 40, 45, 50, सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी है भाई, इसमें तो गड़बड़ लग रहा है, 10 ऑप्शन आना चाहिए। 12/60 हो, सोनू के पास 5 दर्जन, 1 दर्जन में 12 हो गई, टोटल 60 हो गई, इनका 1/3, 60 का 1/3 20 होता है, ठीक है। 2/5, 2/5 हो जाएगा 120, 24 5 120, ठीक है भाई, ये भी सही है। अरे 24 है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गलती हुई, ये 24 है, मैंने 25 लिख दिया, ये 24 है और मैंने 25 लिख दिया, ये 24 है, यहाँ 5 है, टोटल 49 बनेंगी, टोटल बनी है 49, कितनी 49, टोटल बनी है 49, तो 11 बची उसके पास, 11 बची, ठीक है। क्वेश्चन में गलती नहीं थी, गलती हमारी थी, हमने यहाँ पर 25 की जगह प्लस करने में मैंने 25 लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 11 टॉफियां उसके पास बची। समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। एक मोबाइल नंबर के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो गुणात्मक फल होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए क्या करना है भैया, हमें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यही तो लिखा रहता है कीपैड पर, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। अब भाई इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा लंबा जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या बोल दिया, सभी का, तो भैया इसमें हमारा एक जीरो भी रहता है, इसमें हमारा एक जीरो भी रहता है। अब आप लोग मेहनत करो, इसमें मेहनत करोगे, धुआंधार मेहनत की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 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 यहां तक पहुंच गए। यहां तक पहुंचने के बाद लास्ट में मिल गया आपको जीरो, लास्ट में क्या मिल गया, जीरो मिला, और जीरो से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते ही वो सब कुछ क्या बन गया, जीरो बन गया। तो भैया क्या आ गया हमारा आंसर, जीरो आ गया। फालतू की बकवास के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं कुछ भी देखना, हमने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई जीरो से कर दिया पूरे नंबर्स में, तो डायरेक्ट हमारा जीरो बन गया। इट मींस ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बन गया। काफी अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द राइट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सभी नंबर्स का भाई डिसेंडिंग बताना है, डिक्रीज करते हुए घटते क्रम में बताना है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो नंबर थे आपके पास 2/7, 2/7 को अगर मैं डेसिमल के 1 तक निकालूं, पहले 1 तक निकाल लेते हैं, उसके बाद 2 तक निकालेंगे अगर हम फंसे तो देखिए इसका डिवाइड देंगे 7 में, तो आपका चला जाएगा 7 2 14, 0.2 टाइम, ठीक है। 3/13 को निकालेंगे, 3/13 का निकाला तो ये आएगा अच्छा चलिए 2 डेट तक निकालने पड़ेंगे। ये 7 का डिवाइड दिया 2 में, ये गया 7 2 14, आ गया 6, 7 8 56, 4 आया, 7 5 35, 0.285 इतना निकल गया, ठीक है। अब निकालते हैं 3/13 को, 3/13 को निकाला तो इसमें डिवाइड दिया 13 से 3 में, ये आपका आएगा 13 1 या 13, 13 3 2 या 26, 4 आ गया, 13 3 या 39, 13 आ गया, 2 3 आया, 0.23 मिल गया अभी तक, ठीक है, ये छोटा मिल गया हमें। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास 5/6 है, 5/6 है
तो 5/6 को क्या 0.8 मिलेगा, 0.8 मिलेगा, आपको पता है। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 0.23 यानी 3/13। 3/13 से कहाँ स्टार्ट है, 3/13 से एक ही नंबर में स्टार्ट है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इससे बड़ा है 285, 0.285 यानी 2/7, सबसे बड़ा है 0.8, इट मीन्स 5/6। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमें यहाँ पर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। और 21 क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और सीटेट के आप नोट्स लेना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्न में से सही है, डिवाइडेंट इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। बिल्कुल सही है भाई, भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल गुणा शेषफल होता, बिल्कुल गलत है भाई, प्लस शेषफल होता तब सही होता। भाजक बराबर, भाजक बराबर तो ये होते ही नहीं है भाई, ये कट गया। शेषफल बराबर ये होते नहीं, ये भी कट गया। तो एक ही ऑप्शन सही मिल गया, पहला ही ऑप्शन ठीक है, क्यों चक्कर में पड़े हो। डिवाइडेंट इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के होता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 के। नेक्स्ट, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। टोटल है भाई 660, 660 का 2/3 क्या है, बॉयज हैं। 2/3 किया, 3 से काटा इसको, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0, यानी 440, 440 आ गए लड़के। ठीक है, 2/3 लड़के हैं, तो लड़की कितनी आ जाएंगी, बॉयज हो गए भाई, बॉयज मिल चुके हैं आपको 440, गर्ल्स कितनी मिलेंगी 220, गर्ल्स मिलेंगी आपको 220। ठीक है, 440 से 220। लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है, कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या है। लड़के 440 का 3/4 प्लेयर्स हैं, लड़कियां क्या हैं 220 की कितनी प्लेयर्स हैं भाई, 220 की 1/4, 1/4 प्लेयर्स हैं भाई। तो प्लेयर्स निकाल लो, तो प्लेयर्स निकाल लेने, कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काटा इसको, 1 1 0 बार मिला, इसको काटा 4 से, 4 पन्ना 20, 2 4 पन्ना 20, तो यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे ये मिला 0 3 3, और इसको जब सॉल्व किया ये मिला, लड़कियां 1/4 प्लेयर्स हैं 55, ये मिला आपको 55। तो कितना ऐड किया, ऐड करने के बाद आया 385, कितना भाई 385 आया, 385 आपका आंसर आ गया, नहीं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन गया। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन चुका है। टोटल 660 प्लेयर, लड़के आ गए उसमें से 440, तो लड़कियां बची 220, लड़के 3/4 प्लेयर हैं, यानी लड़कियां, लड़के जो है 440 का 3/4 निकाला, 330 प्लेयर्स हैं, लड़के 220, और ये लड़के थे, लड़कियां 220 की 1/4 प्लेयर हैं, तो यानी कि 55 लड़कियां प्लेयर हैं, दोनों को प्लस कर दिया, 330 और 55 को 385 राइट आंसर हमारा आ गया। 385 राइट आंसर हमारा यहाँ पर आ गया क्वेश्चन 22 का, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, वैलिडिटी, वैधता इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग इस पर नहीं करेंगे। क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन शामिल करता है। तो देखिए एनईपी 2020 पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उस एक वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, लगभग एक वीक पहले इसी चैनल पर वीडियो डला हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। एनईपी से रिलेटेड हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, एनईपी कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, ऑप्शन ए संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक आयाम से हमें मतलब नहीं है भाई, भौतिक मनोवैज्ञानिक आयाम। तो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, तीनों इसमें आ गए, तो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, अम्बिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो इसको करके देखते हैं, 1 इंटू 36 हो जाएगा, 2 इंटू 18 हो जाएगा, 3 इंटू 12 हो जाएगा, 4 इंटू 9 हो जाएगा, 4 इंटू 9 हो जाएगा, और कुछ है
1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 और 6 इंटू 6। और कोई तरीका है? अच्छा 2 इंटू 18 आ जाएगा। अच्छा आ गया, 2 इंटू 18 भी आ गया, ये भी है। और कोई तरीका बचता है आपके पास? 1 इंटू 36 हो गया, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, तो इसका आंसर 5 आना चाहिए। भाई अमिनी इज अरेंजिंग 36 आइडेंटिकल स्क्वायर्स in the form of different rectangles. How many different types of rectangles can she make these squares? 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9, 5 नहीं आएगा, 6 into 6 हो जाएगा, 7 into 7, यही रहेंगे भाई, 5 तरीके रहेंगे फिर इट मीन्स। ठीक है, 5 तरीके रहेंगे इसके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए, कैसी? जिनमें अधिगमकर्ताओं को केवल सहभागिता हो। बिल्कुल नहीं भाई, केवल सहभागिता हो ऐसी शामिल करनी चाहिए। जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो, देखते हैं, जो मूड से मूड की ओर बढ़े और जिनमें शिक्षक द्वारा अधिगम हस्तक्षेप शामिल हो। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम में ऐसी गतिविधियां शामिल करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए? जो मूर्त से मूर्त की ओर बढ़े। जो किससे? मूर्त से मूर्त, यानी जो चीज हमें दिखाई दे रही है उससे, और जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसकी ओर बढ़े। तो राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय भाषा का गुण नहीं है? पूछा है, गुण नहीं है ये बताना है। सटीकता गुण है, संक्षिप्तीकरण गुण है, प्रतीकात्मक गुण है, अस्पष्टता गुण नहीं है। अब गुण आएगा। जब तक चीजें लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी, चीजें मैथमेटिक्स क्लियर नहीं करेंगे, इसमें ऐड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है, भाग करना है, तब तक भाई हमें पता नहीं चलेगा। तो ये अवगुण के अंदर आएगा, ना कि गुण के अंदर। क्वेश्चन 28, एक पतंग में सममित रेखाओं की संख्या, सिमेट्री लाइन कितनी होती है पतंग में? सभी फिगर्स में ज्यादातर मैं बता चुका हूं। काइट में एक सिमेट्रिक लाइन होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रश्न में सबसे कम प्रासंगिक, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, सूत्रों को याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ये महीना है, ये बेचे गए वाहनों की संख्या है। ठीक है, यहां है क्वेश्चन कि विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या फरवरी अप्रैल मई में वाहनों की बेची गई कुल संख्या से कितना कम है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले कौन कौन से लेने हैं? जनवरी, जनवरी में है 225, मार्च में है आपके 272, जनवरी हो गया, मार्च हो गया, वाहनों की कुल संख्या, तो इनको प्लस कर दो भाई, ये आ गया 7, 729, 224, 497 आया। किस किस में? जनवरी और मार्च में बेचे गए कुल संख्या। अब आते हैं फरवरी पर। तो फरवरी ये रहा, फरवरी में है 318, फरवरी हो गया। अप्रैल, अप्रैल है आपका 180, 180, और मई में है 178, मई में है 178, इनको प्लस कर दो भाई। 8 8 16 आया, कैरी 1 मिला, 1 and 1 2 8 10 7 17, कैरी 1 मिला, 2 3 3 3 6 मिले, क्या मिले? 6 मिला, 676। अब क्या है, इनका अंतर पूछा है, कुल संख्या में अंतर कितनी कमी है? तो भाई 676 से घटा दो, 676 से घटा दो 497, 676 से घटा दो 497, 16 में से 7 गए 9 बचे, 16 में से 9 गए 7 बचे, 5 में 4 गए 179, 179, 179 कम है भाई, जो जनवरी मार्च में बेचे गए थे बाकी के 3 महीनों की संख्या से, ये 179 कम है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो इस प्रकार आपके टॉप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में होते हैं कंप्लीट। ये पीवाईक्यूज का एनालिसिस था, बेस्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से डाले गए थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करके, प्लीज कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। कंप्लीट सीटेट के नोट्स मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे पूरे 150 मार्क्स के, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के अलग से दिए जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के अलग से दिए जाएंगे, 500 क्वेश्चन सीडीपी के लिए आपको अलग से दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, एनसीईआरटी की समरी प्रोवाइड कराई जाएगी आपको अलग से, और ये सब कुछ मिलेगा ₹99 में। ठीक है ना, इसमें मिलेगा। कॉल प्लीज मत कीजिएगा, सिर्फ सभी को मैसेज करना है, मैसेज से ही रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास, ये सेशन पसंद आया होगा, आई होप पसंद आया भी होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे
तो आप एक प्यारा सा कमेंट भी मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करके जरूर जाइएगा। और जो लोग चैनल पर अभी तक नए थे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।